गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारे चैप्टर का, दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। फूड सिक्योरिटी हमारे सिलेबस में नहीं है, रिमूव कर दिया गया है, तो वो टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहला चीज़ ये है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या, जब कोई चीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होने लगे या वो चीज़, वो इन्फॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड तक जाने लगे, देन इट विल बी कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, मतलब समझिए, अगर हमारी ट्यूशन क्लास है, आई एम टेकिंग ट्यूशन ओनली इन पिपला, बट कंसिडर करो इफ़ आवर ट्यूशन इंक्रीजेज, इस पॉपुलैरिटी इंक्रीजेज, आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हो तो मेरी भी ब्रांचेस खुलेंगे अदर एरियाज़ में ऑफ आवर नागपुर, और अच्छा हुआ तो अदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, दैन और ज़्यादा अच्छा हुआ तो अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, और बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया तो हमारी बैचेस कुछ अदर कंट्रीज़ में भी चलेंगी। तो जब तक कोई चीज़ विद इन कंट्री लिमिटेड होती है तब तक इट्स डोमेस्टिक, बट जब वही चीज़ कंट्री को छोड़कर अदर कंट्रीज से रिलेटेड हो जाए, वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होने लगी, देन इट कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो जब तक देखिए, पहले के समय क्या था, कोई भी कंट्री जो भी वहाँ एग्रीकल्चर होता है वो प्रोडक्ट खुद के लिए लगाते हैं, मतलब कोई भी फार्मर खेती करता है ताकि वो खुद और अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को फूड प्रोवाइड कर सके। बट जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, मतलब जब हमारे यहाँ के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अदर कंट्रीज़ तक जाने लगे, एक्सपोर्ट होने लगे, देन इट वाज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो उस ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ, अच्छा इम्पैक्ट हुआ या बेकार इम्पैक्ट हुआ, वो देखते हैं। तो आपने तो एक बहुत अच्छा नाम सुना है, दैट इज़ ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स या जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई, दे वेर द ट्रेडर्स। यूरोप के ट्रेडर्स हमारे इंडिया में आए टू डू ट्रेड, व्यापार करने के लिए आए। बट जब उन्हें व्यापार अच्छा लगा, हमारे देश अच्छा लगा, उनको लगा कि हम यहाँ पे डिवाइड एंड रूल कर सकते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हेल्प लिया फ्रॉम द इंग्लैंड और उसने हमारे पूरे इंडिया को क्या कर दिया, कॉलोनाइज। तो जिस समय ये समय था, मतलब एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन, तब से ग्लोबलाइजेशन है। वो क्या करते थे, हमारे इंडिया में जो स्पाइसेस या जो कॉटन प्रोड्यूस हुआ करते थे, वो लोग क्या क्या चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे थे उस समय। ठीक है, तो हमारे इंडिया से लोग दो चीज़ें लेके जा रहे थे। दो चीज़ें क्या थी, सबसे पहला था कॉटन, देन स्पाइसेस। कॉटन और स्पाइसेस ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से अदर अपने खुद के कंट्रीज़ में लेके जा रहा था, बट वो हमारे फार्मर्स को उतना अमाउंट नहीं दे रहा था या वो प्राइस नहीं दे रहा था जितना उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है, अब एक जगह है यूके में, दैट इज़ मैनचेस्टर। जो लोग फुटबॉल देखते हैं उन लोग ने ये नाम ज़रूर सुना होगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड एक और टीम है फुटबॉल की, दैट इज़ लिवरपूल। ये दोनों कंट्रीज़ कहाँ पर है, दे आर इन यूनाइटेड किंगडम इन यूरोप। ठीक है, तो यहाँ की जो ये दोनों जगह है, मैनचेस्टर और लिवरपूल, यहाँ पर बहुत अच्छा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। मतलब वो क्या करते हैं, कॉटन से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कपड़े बोलिए, अदर चीज़ें बनाते हैं। बट इनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, दे गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। मतलब हमारा इंडिया मैनचेस्टर और लिवरपूल को कॉटन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब एक मैं आपको बताऊँ एक चीज़, तो आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, दैट इज़ चंपारण मूवमेंट। ये जो बिहार में हुआ था, मैं बताता हूँ, आप लोग ने अर्लियर क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा, बट याद नहीं आ रहा है तो मैं इसको बता देता हूँ। चंपारण मूवमेंट हुआ था 1917, और कहाँ हुआ था, इन बिहार। अभी एग्जैक्ट मूवमेंट क्या है, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे, बिहार के जो फार्मर्स थे उनको फोर्सफुली, क्या बोल रहा हूँ मैं, फोर्सफुली प्रेशर दे रहे थे टू ग्रो, क्या लगाने के लिए, इंडिगो। क्योंकि उनके यहाँ पर जो
कंपनी थी वहाँ पर इंडिगो की ज़रूरत थी। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए वो बिहार के फार्मर्स को फोर्सफुली इंडिगो लगवा रहे थे। तो इसके कारण क्या हुआ, एक तो आपने ये भी पढ़ा होगा जो इंडिगो क्रॉप होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार क्रॉप है। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी लेता है सॉइल की। मतलब अगर हम किसी ज़मीन पे 2-3 बार इंडिगो लगा दें तो सॉइल की फर्टिलिटी ऑलमोस्ट ख़त्म कर सकता है वो, ऐसा प्लांट है वो। तो हमारे यहाँ के जो फार्मर्स थे दे वेर ग्रोइंग फूड ग्रेन्स, गेहूँ चावल अनाज उगा रहे थे, बट ये इन लोग ने ज़बरदस्ती किया कि आप लोग का अनाज नहीं, अब आप लोग क्या लगाएंगे, इंडिगो। इसी के खिलाफ वहाँ के लोकल फार्मर्स ने एक मूवमेंट किया दैट वाज नेम्ड चंपारण मूवमेंट। कब हुआ था, इन 1917 इन बिहार। और वो बेचारे देखिए फार्मर्स पैसे के लिए नहीं करते खेती, उस समय वो खेती क्या करते थे अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करने के लिए, ठीक है। मतलब जो अनाज वो लगाते थे उसी अनाज या वही वेजिटेबल्स वो खुद यूटिलाइज़ करते थे। अगर आप आज भी जाते हो यूपी बिहार नॉर्थन स्टेट्स तो बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो बाज़ार नहीं करते। जैसे हम लोग क्या होता है, मार्केट लगता है, हम जाते हैं मार्केट, फ्रूट वेजिटेबल्स खरीदते हैं। फ्रूट्स तो ठीक है वहाँ के भी फार्मर्स खरीदते हैं, और बहुत लोग वेजिटेबल्स नहीं बाय करते। दे यूज़ द वेजिटेबल्स विच दे आर ग्रोइंग देयर फार्म। मतलब जो अपने ज़मीन में खुद लगाते हैं वही वेजिटेबल्स। मतलब सवेरे आप जाओगे तो आलू की सब्ज़ी, अगर आलू लगा हुआ है तो भिंडी लगा हुआ है, लेडी फिंगर, तो उसकी सब्ज़ी बन रही है। तो वो लोग आज भी ऐसी कंडीशन है, ठीक है। अब जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, मतलब क्या हो रहा था, हर चीज़ें ग्लोबल लेवल तक पहुंच रही थी। तो जब हम बात करें कब की, ड्यूरिंग 1990s, इस समय तो हम आज़ाद हो गए थे। बहुतों को नहीं पता होगा हम कौन से ईयर में हमें इंडिपेंडेंस मिला। कोई 1949 बोलता है, कोई 1948 बोलता है, कोई 1947 बोलता है, ठीक है। तो जब 1990s के आसपास हमारे आज के जो फार्मर्स थे उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मिलने लगे। अब मैंने आपको बताया था कि चैलेंजेस मतलब क्या, वही चीज़ें जो हम अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दे कैन गेट दैट थिंग, दैट प्रोडक्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज़ इन द मोर चीपर रेट। इसीलिए हमारे यहाँ के फार्मर्स को थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा हो गया। तो हम लोग क्या, देखिए आपको पता है इंडिया अच्छा प्रोड्यूसर है किस चीज़ का, राइस, देन कॉटन, उसके अलावा रबर, टी, कॉफ़ी, जूट एंड स्पाइसेस। आपने ये चीज़ें पढ़ी है कि हमारे इंडिया में आज भी ये फूड क्रॉप्स या नॉन फूड क्रॉप्स आज भी लगाए जाते हैं, ठीक है। बट स्टिल इतना होने के बाद भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनसे हमें बहुत ज़्यादा क्या मिल रहा है, कंपटीशन मिल रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्या दे रही है फार्मर्स को, सब्सिडीज़। क्या दे रही है, सब्सिडीज़, ठीक है। अभी सब्सिडीज़ मतलब क्या होता है, सब्सिडी का मतलब फार्मर्स को क्रॉप्स की सीड्स या अदर फैसिलिटीज़ कम रेट में प्रोवाइड कराया जाए। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी सब्सिडीज़ तो हैं, बट स्टिल जो अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो फार्मर को कुछ ज़्यादा ही हेल्प कर रहे हैं, ज़्यादा ही उन्हें छूट मिलती है, जिसके कारण वो एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर ग्रो हो, एग्रीकल्चर में हमें सक्सेस मिले, प्रॉफिट मिले, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है। अब अगर हम बात करें तो आपने ये वर्ड ज़रूर सुना है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या, हम लोग विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न केमिकल्स यूज़ करके हम लोग खेती करें। बट यू नो दैट ड्यू टू द एक्सेस यूज़ ऑफ केमिकल्स, इसके कारण क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन। क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन। हमारी ज़मीन बंजर बन रही है, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण एग्रीकल्चर में ग्रोथ तो आया, बट विद द टाइम पासिंग, समय के साथ साथ वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे एक इम्पैक्ट भी डाल रहा है। वो हमारे यहाँ की लैंड को, सॉइल को
कैसे ना कैसे थोड़ा तो भी इनफर्टाइल बना रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमें अब ज़रूरत है किसकी, वी नीड जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर आप में से कोई स्टूडेंट आगे ग्रेजुएशन करता है इन जेनेटिकल इंजीनियरिंग तो आप वहाँ पढ़ोगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, आपने देखिए 9th क्लास में भी पढ़ा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे सीड्स बना रहे हैं उनकी जेनेटिकल लेवल में चेंजेस लाकर, ताकि उसमें से कम केमिकल इनपुट दिए, ज़्यादा फैसिलिटीज़ ना देते हुए भी हमें एक अच्छी फसल मिले। ठीक है, अब क्या हो रहा है, बहुत सारे जगह लोग केमिकल्स को छोड़कर स्टिल अभी भी क्या यूज़ कर रहे हैं, दे आर डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आपको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या, जो भी चीज़ें नेचर से रिलेटेड है हम लोग वही यूज़ करेंगे, नो यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, जो हमारा एनवायरनमेंट है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी देखो जो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन था वो आपने पढ़ लिया, उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हमें दी गई है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। अब जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ एक तरीके से आप इसको कंक्लूजन समझ सकते हो हमारे पूरे चैप्टर का। कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं उनका फ्यूचर ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला। ऐसा क्यों हो रहा है, आपको पता है, देखिए समय के साथ ज़मीन छोटी होते जा रही है। आपको पता है हमारा जो सिस्टम है इनहेरिटेंस वाला, अगर फादर के पास जितनी ज़मीन है उनके जितने बच्चे हैं वो ज़मीन उतनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो जैसे जैसे फार्मिंग छोटे छोटे ज़मीन पे की जा रही हैं वैसे वैसे वो हमारे एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट कर रहा है। सब चाहते हैं कि हमारे अंडर में जितनी ज़मीन हो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाएं। इसके कारण वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ ऑफ केमिकल्स, जिसके कारण ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज़ गेटिंग डिक्रीज टाइम बाय टाइम। या फिर अल्टीमेट रिजल्ट ये हो रहा है कि ये हमारे लोगों के हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे इंडिया के, मतलब इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन, रूरल का मतलब क्या, वो पॉपुलेशन जो गांव में रहती है, तो हमारे इंडिया का रूरल पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 600 मिलियन। मतलब इतने लोग हैं जो हमारे गांव में रह रहे हैं। इसका मतलब कितना होता है, 60 करोड़। इतनी पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की जो गांव में रह रही है। ठीक है, अगर हम बात करें तो अब ये सोचिए कि इतने लोग रह रहे हैं पर हमारे पास ज़मीन कितना है, एग्रीकल्चर लैंड कितना है, दैट इज़ 250 मिलियन। क्या है, मतलब 25 करोड़। वी हैव 250 मिलियन ऑफ हेक्टर्स। ठीक है, हेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। मतलब गांव में रहने वाले लोग कितने हैं, 60 करोड़, और हमारे पास ज़मीन कितनी है जहाँ पे खेती की जा रही है, 25 करोड़ हेक्टर। अगर हम अप्रॉक्सीमेट लगाएं तो हर एक पर्सन पे, ऑन वन पर्सन कितनी ज़मीन आई, हाफ हेक्टर। तो सोचिए अगर एक व्यक्ति पे हाफ हेक्टर आ रहा है मतलब कितना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने वाला है उन ज़मीनों पर। ठीक है, तो अब एक शॉर्ट चीज़ मैं आपको बताऊं कि इंडिया फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न्स। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। हमें गेहूं चावल तो उगा रहे हैं, एज वेल एज हमें ज़्यादा इनकम लाने के लिए और हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए हमें क्या लगाने की ज़रूरत है, वी नीड टू ग्रो मोर फ्रूट्स देन मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ों की ग्रो करने की ज़रूरत है। इसका रीज़न पता है क्या है, बिकॉज इनको दे रिक्वायर लेस इरिगेशन, इन्हें ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है, हमें ज़्यादा सेफ्टी भी नहीं लेना, ज़्यादा पानी की दिक्कत नहीं है जितना राइस या शुगर केन को लगता है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे लैंड को ज़्यादा डैमेज किए बगैर
हम ये सारी चीज़ें उगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे इनकम में डिमांड इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और आखिरी स्टेटमेंट है इस चैप्टर का कि इंडियाज़ डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। मतलब हमारे यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, जो क्लाइमेटिकल डाइवर्सिटी है, उसके मदद से हम लोग बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप लगा सकते हैं जिससे हमें हाई वैल्यूज़ मिले। मतलब उससे हमारी इकोनॉमी इंक्रीज़ हो, हमारी जीडीपी इंक्रीज़ हो, हम वैसे क्रॉप्स लगा सकते हैं बिकॉज नेचर हैज़ गिवन अस अ डाइवर्स क्लाइमेट। बट हमारे यहाँ के फार्मर्स दे आर स्टिल डूइंग एग्रीकल्चर ऑन अ सेफ्टी बेसिस। वो सोचते हैं यार कौन रिस्क लेगा, एक मिनिमम लगा देते इतना तो पैसा मिल जाएगा। बट वी नीड टू टेक सम रिस्क, गवर्नमेंट नीड टू टेक सम रिस्क, गवर्नमेंट नीड टू डू सम मोर एफर्ट्स, फार्मर नीड टू डू मोर एफर्ट, ताकि हम ऐसे क्रॉप्स भी लगाएं जिससे अर्निंग ज़्यादा हो और हमारे नेचर को, एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया, दैट वाज एग्रीकल्चर। अगर आपके स्टूडेंट में से किसी को इंटरेस्ट आता होगा तो आप बिल्कुल ग्रेजुएशन करिएगा एग्रीकल्चर साइंस में, बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे सिविक्स का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसके पार्ट्स जो रिमेनिंग नोट्स हैं मैं आपको सेंड कर दूंगा। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखा करिए, रिवाइज़ किया करिए। अब आगे मिलते हैं सिविक्स के सेकंड चैप्टर में। अपना ख्याल रखो, बाय बाय।